How long are you practicing the Supreme Court? I joined my profession in 88, Okay. 1988. जैसे जैसे समय बढ़ा और ऑक्यूपेंसी ज्यादा हुई, उसके साथ साथ हम लोगों की प्रॉब्लम्स भी बढ़ती चली गई। हम लोगों के साथ जो सबसे बड़ी ज्यादती हुई है, जो मकान हमें 29 lakhs का बोला गया था, we have paid around 54 lakhs for that. कुछ लोगों ने इंटरेस्ट लगा के और भी ज्यादा पेमेंट किया है, बट विदाउट इंटरेस्ट भी पीपल हैव पेड अराउंड 54 lakhs. सो सबसे बड़ी बात है ये डबल कैसे हो गया। मतलब आप देखिए 30 लाख का मकान 54 लाख का कैसे हो गया। तो ये अपने आप में जो है पहले के प्रीवियस बोर्ड्स की भी बात करता है, अपने कॉन्ट्रैक्टर की भी बात करता है, सबकी बात करता है। उस बारे में कोई बात नहीं करता। आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी इक्वल रिस्पॉन्सिबल है रजिस्ट्रार जी। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दे आर अकाउंटेबल टू द मेंबर इटसेल्फ। इस बात से that is there। उसमें तो हम लोग देखिए, हम लोग तो कह रहे हैं सबको अकाउंटेबिलिटी सबकी है, सभी को करना पड़ेगा। वो तो अकाउंटेबिलिटी सबकी बनती है। उनकी ड्यूटी बनती है लेखा जोखा पिछले 5 साल का मेंबर के सामने रखते, एजीएम करवाते, और जो कोई प्रॉब्लम थी तो मेंबर के सामने उसको सॉल्व करने की कोशिश करते। बिल्कुल 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 करते, वो तो करना ही चाहिए। देखिए जो प्रीवियस जो लोग थे, इससे पहले की जो, उन्होंने ही अकाउंट्स नहीं बनाए हुए थे। सोसाइटी को लिटिगेशन फ्री कैसे किया जाए, कैसे बनाया जाए सोसाइटी को लिटिगेशन फ्री? देखिए सब लॉयर हैं, लिटिगेशन फ्री तो हो नहीं सकती। मुझे बताइएगा आप एक स्ट्रॉन्ग मैसेज क्या देना चाहेंगे आने वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को? जो भी जीत कर आए वो ईमानदारी से अपना काम करें और एज पर लॉ करें। देखिए कोई बायसेस नहीं होनी चाहिए किसी की भी कि मैं इनकी फेवर से जीत कर आया हूँ या उनकी। हम लोगों का तो लिमिटेड सा क्वेश्चन अब इसमें इंटरेस्ट रह गया है एससी मल्टी स्ट्रीट में। हमारी जो रिपेयर हो रही है वो ढंग से हो जाए। और एसटीओए में इससे पहले भी 1 करोड़ रुपए आया था, जिसका हिसाब आज तक हमारी एसटीओए ने मल्टी स्ट्रीट को कभी नहीं प्रोवाइड किया। आप इंटरेस्ट लेने की बात तो करते हैं, कुछ लोगों से इंटरेस्ट भी चार्ज किया है, लेकिन जो मेंबर का पैसा पड़ा उसके लिए मूल भी देना पसंद नहीं कर रहे आप लोग। इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनकी बात बता रहे हैं। उनका वेस्टेड इंटरेस्ट सिर्फ इतना ही है कि वो चाहते हैं कि ये पैसा एससीबीएस वहां से निकल के एसटीओए में आ जाए। जैसे पिछली बार पैसा अपनी मर्जी से खर्च कर लिया था, हम यहाँ भी लाके उस पैसे को अपनी मर्जी से खर्च करें। मेंबर्स रोते हैं तो रोते हैं। नीचे बेसमेंट्स की हालत ये है कि सारे पिलर्स पे पानी 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 है। तो आई डोंट थिंक कि वहाँ का जो पिलर के अंदर जो आयरन बार्स हैं उसमें रस्टिंग नहीं होगी। तो वो सारे पिलर्स की हालत ये है। हम लोग तो ऐसे बॉम्बशेल पे बैठे हैं कि पता नहीं कब बिल्डिंग कोलैप्स कर जाए। नमस्कार दोस्तों, वकील साहब इंडिया में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मुक्ता शर्मा जी हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्शन हो रहा है एसटीबीए ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी का, जो कि 18 जनवरी 2024 को होना है। अब मेंबर हैं, मेंबर्स की प्रॉब्लम क्या है, मेंबर तो इतना अपने आप को हार्डशिप के अंदर फेस कर रहे हैं, उनकी जो अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, और वो क्या सोचते हैं कि आखिरकार उनकी प्रॉब्लम है क्या और हमारी इस प्रॉब्लम को हल कैसे किया जाएगा। मैम नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सर्टेन क्वेश्चन आपसे पूछना, आई वांटेड टू आस्क सर्टेन क्वेश्चन टू यू। सबसे पहले मैडम, आप कितने साल से वकालत हैं सुप्रीम कोर्ट में? हाउ लॉन्ग आर यू प्रैक्टिसिंग द सुप्रीम कोर्ट? आई जॉइंड माय प्रोफेशन इन 1988। वहाँ पे मिसेस शोभा दीक्षित होती थी, सीनियर एडवोकेट हैं, और शी वाज द फर्स्ट लेडी जज ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो आई जॉइंड हर चेंबर एंड उनके साथ अपने काम शुरू किया। आप सोसाइटी के मेंबर्स हैं, आप क्या समझते हैं कि आज की डेट के अंदर जो मेंबर्स की प्रॉब्लम्स हैं, जो हार्डशिप है, बहुत लंबी फहरिस्त है, आपकी नज़र के अंदर आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, इस प्रॉब्लम का हल आपकी नज़र में क्या है? देखिए अभी सोसाइटी, अगर आप एज सच पूरी सोसाइटी की बात करेंगे तो वहाँ तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है, क्योंकि वहाँ तो सिर्फ यही है कि जो कमेटी अभी जो एलिगेशंस लोग लगा रहे हैं कि उन्होंने जो काम था वो ठीक से नहीं किया। मतलब उन्होंने कोई जीबीएम नहीं कराई, कोई अकाउंट सबमिट नहीं किए। ये उनकी मतलब लोगों का मेन ग्रीवांस ये है।
लेकिन साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि 2 साल का पीरियड था कोविड का, तो कोविड में तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता था। दूसरी बात है कि पहले के कुछ प्री लिटिगेशंस चल रहे थे। When the committee, the existing committee joined, so at that point of time यहाँ पर कुछ litigations चल रहे थे, arbitrations थे और थे, so वो सब settle हुए। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, देखिए आई एम रेजिडेंट ऑफ सुप्रीम टावर्स, तो ये एक ही प्रोजेक्ट अभी तक हमारी सोसाइटी हाउसिंग का लाइव है, ये है सुप्रीम टावर्स सेक्टर 99 नोएडा का। यहाँ की जो कंस्ट्रक्शन है दैट इज वेरी वेरी पुअर, मतलब स्ट्रक्चर को तो शायद हम नहीं कह सकते, बट अदरवाइज जैसे प्लास्टरिंग है, बाकी और फ्लोरिंग है, ये सब में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, सीपेज बहुत है। और ये हम लोग जब से जो आए हैं, मैंने इसका पोजीशन हम लोगों को 2015 में मिला था, तब से हम लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। इनिशियली कम थी, कम इसलिए थी कि उस समय एक तो नई सोसाइटी थी और एक ऑक्यूपेंसी भी कम थी। जैसे जैसे समय बढ़ा और ऑक्यूपेंसी ज़्यादा हुई, उसके साथ साथ हम लोगों की प्रॉब्लम भी बढ़ती चली गई। जैसे लिफ्ट है, ख़राब हो जाती है, मैंने ए ग्रेड लिफ्ट नहीं लगी है, हमारे ख्याल से हमारे यहाँ सी या डी ग्रेड लिफ्ट लगी थी। कहने के लिए वो ओटिस की है, लेकिन ओटिस की भी लिफ्ट्स में ए बी सी डी ग्रेडिंग होती है, तो आई थिंक दैट इज़ नॉट अप टू द मार्क, मतलब नंबर 1 नहीं है। सिमिलर हम लोगों को पानी की प्रॉब्लम्स हुई हैं, सीपेज बहुत ज़्यादा है और कंस्ट्रक्शन का मतलब बहुत बुरा हाल है। इस कमेटी ने भी क्या हुआ कि हम लोगों ने ये सेटलमेंट हुआ कि रिपेयरिंग हो जाएगी, बिल्डर एग्रीड, बिल्डर ने एग्री किया। और उसके बाद यहाँ मतलब STOA ने भी किया, जो हमारी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है उन्होंने भी किया, और सुप्रीम कोर्ट की जो हमारी ये मल्टी स्टेट है उन्होंने भी किया। आपने ही समझते कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो आउटगोइंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के आपस में कन्फ्रंटेशन की वजह से, इनकी आपसे लड़ाई झगड़े और खींचतान की वजह से ये सब तो प्रॉब्लम ज्यादा आ रही हैं? कुछ हद तक कह सकते हैं ऐसा है। इनिशियली तो ये लोग सब अच्छे से काम कर रहे थे जब तक लिटिगेशन वगैरह निपटाया और ये सब किया, लेकिन आई थिंक लास्ट 1 year देयर वाज समथिंग, मतलब कुछ ईगोज रही होंगी, जो भी रहा वो, दैट आई कैन नॉट से बिकॉज आई एम नॉट प्रीवी टू दिस, बट शायद कुछ रहा है ऐसा, क्योंकि शायद डिफरेंट ओपिनियंस थी, कुछ चीज़ें वो लोग करना चाहते थे। जैसे एक इन्होंने 2019 में रेजोल्यूशन पास किया बोर्ड ने कि जो पैसे पड़े हैं हमारे करीब 4-5 करोड़ रुपए उनके पास थे, जो बच गए थे, जो एक्सेस मनी हमसे इन्होंने चार्ज किया है। मैंने सबसे बड़ी बात तो ये देखिए, हम लोगों के साथ जो सबसे बड़ी ज्यादती हुई है, जो मकान हमें 29 lakhs का बोला गया था, वी हैव पेड अराउंड 54 lakhs फॉर दैट। कुछ लोगों ने इंटरेस्ट लगा के और भी ज्यादा पेमेंट किया है, बट विदाउट इंटरेस्ट भी पीपल हैव पेड अराउंड 54 lakhs। सो सबसे बड़ी बात तो ये डबल कैसे हो गया, मतलब आप देखिए 30 लाख का मकान 54 लाख का कैसे हो गया। तो ये अपने आप में जो है पहले के प्रीवियस बोर्ड्स की भी बात करता है, अपने कॉन्ट्रैक्टर की भी बात करता है, सबकी बात करता है, उस बारे में कोई बात नहीं करता। दूसरी, आज का जो बोर्ड है उनकी क्या रहे कि जब इन्होंने ऑर्डर, जब अपना रेजोल्यूशन पास कर लिया तो आपने पेमेंट क्यों नहीं की। अब उसका एक्सप्लेनेशन वो कुछ भी दें, बट आई डोंट थिंक दे हैव एनी एक्सप्लेनेशन कि जब उन्होंने कहा कि ये पैसे हम मेंबर्स को ट्रांसफर करेंगे और प्रोराटा बेसिस पे सबको देंगे, पर वो आज तक नहीं हुआ। दैट इज आई थिंक 1999 का वो 2019 का वो शायद इन्होंने पास किया है, तो हम लोगों की उस पर रिट भी फाइल है। यहाँ कुछ मेंबर्स रजिस्ट्री के और स्टैम्प ड्यूटी की प्रॉब्लम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वो एक बहुत ही मतलब सवाल है, क्योंकि आई टू माई माइंड एज अ लीगल पर्सन, टू माई माइंड मतलब हम लोगों को रजिस्ट्री का कोई वो मिलना नहीं चाहिए। एक्चुअली ये दवे साहब की ओपिनियन थी, एक एक्ट में एक प्रोविजन है मल्टी स्टेट में, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये ओपिनियन दी कि इसमें हमें रजिस्ट्री के चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, जो हमारा फ्लैट आएगा, यानी सब लीज जो होगी उस पर आपको रजिस्ट्री के पेमेंट नहीं करनी है। बट आई डिफर ऑन दैट, बट आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन आल्सो दैट। और
इस बारे में आई थिंक जो हमारी सोसाइटी है, इन्होंने रिट फाइल करी थी, उसमें ऑर्डर भी हुआ कि रेवेन्यू सेक्रेटरी या जो भी रेवेन्यू ऑफिसर है उसके लिए जो यूपी का, कि वो डिसाइड करेंगे. आई थिंक दे हैव नॉट डिसाइडेड विद इन द टाइम स्पैन गिवन बाय द कोर्ट. उसके अगेंस्ट कंटेम्प्ट भी फाइल हुई और कंटेम्प्ट में उनको फिर फर्दर 2 महीने का 1 महीने का टाइम दिया था. बट आई थिंक फॉर आफ्टर दैट ऑल्सो अब काफ़ी समय निकल गया है, करीब 6-7-8 महीने हो गए, कुछ नहीं हुआ है. तो उसकी कंटेम्प्ट की भी कंटेम्प्ट अब हो गई है. आउटगोइंग डायरेक्टर्स कहते हैं, पर्टिकुलरली वाइस चेयरमैन जो है चौरसिया साहब कह रहे हैं कि सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छे सभी डायरेक्टर ने बहुत अच्छा काम किया है. क्वेश्चन यहाँ एक ही तरह का आता है कि कोई ऑडिट रिपोर्ट लोगों के मेंबर के सामने प्लेस नहीं की गई है, कोई एजीएम नहीं हुई है. यही शायद वजह बनी है जो कि इनके डिपार्ट होने का कारण बना है. सभी 15 डायरेक्टर्स के बारे में, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, उस पर भी अभी थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है. अगर एक्ट को कोई पढ़ेगा ध्यान से, वो बात जरूर है कि उनके अगेंस्ट ऑर्डर आ गया है, बट उस ऑर्डर के आने का और जो एक्ट का प्रोविजन है अभी वो शायद इंटरप्रेट किया जाएगा या वो सेट असाइड ही होगा, क्योंकि वो अपने आप में इनकम्प्लीट है. वहाँ पर मेंबर की बात नहीं कर रहा है, वहाँ पे पर्सन की बात कर रहा है. देन हु इज अ पर्सन? सो दैट इज, मतलब वहाँ थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिएगी फ्रॉम द कोर्ट्स ओनली. So that order is 39(1) के ऊपर ऑब्लिगेशन जो डालता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर डालता है, वो 39(2) जो है वो अल्टीमेटली डालता है ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स रजिस्ट्रार के ऊपर जो है. इन्होंने भी अपना पूरा काम नहीं किया, उन्होंने भी अपना काम नहीं किया. इन्होंने एजीएम नहीं बुलवाई है फॉर द लास्ट 5 years, तो उन्होंने भी कुछ नहीं किया इसके लिए, तो रजिस्ट्रार ने भी जो है, तो दोनों जिम्मेदार हैं इन सब चीजों के लिए. यस, दोनों ही जिम्मेदार हैं. बहुत सारे रिस्पॉन्सिबल. यस, दोनों जिम्मेदार है. भाई रजिस्ट्रार भी नहीं कुछ किए हैं. देखिए रजिस्ट्रार तो जनरली हम बताएं, ये लोग तो डिपार्टमेंट तो जनरली कुछ करता ही नहीं है जब तक कि कोई इन्फॉर्मेशन ना जाए या कोई कंप्लेंट ना जाए. तो उनके लिए तो एक हमारी सोसाइटी तो नहीं है ना, पता नहीं कितनी सैकड़ों हजारों सोसाइटी रजिस्टर्ड है वहाँ. तो वो सबको देखना, याद रखना, पता नहीं, आई डोंट नो कि व्हाट इज देयर प्रोसीजर एंड हाउ दे फॉलो इट. सो एक ये चीज, उसके बारे में तो हम कमेंट नहीं कर पाएंगे. बट हाँ, ये जो ऑर्डर हुआ है उसके बारे में भी ये डिस्प्यूटेड मतलब क्वेश्चन है. इट्स अ लॉ पॉइंट और ये दिस हैज टू बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट ओनली. दिस इज माय ओपिनियन, बट देयर माइट बी डिफरेंस. इक्वल रिस्पांसिबल है आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी, इक्वल रिस्पांसिबल है रजिस्ट्रार जी. अगर डिफॉल्ट नहीं, ये डिफॉल्ट अभी इनका है या नहीं है, दिस इज अ क्वेश्चन, डिबेटेबल क्वेश्चन. ऐसा है, अगर आप उसको जो 40 जो ये पढ़ते हैं 41(3) है शायद वो सेक्शन, उसमें अगर आप पढ़ेंगे ना तो उसमें उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे जिसमें इन्होंने ऑर्डर कहा है, मांगा है. बट दैट पार्ट इज मतलब डिस्प्यूटेबल थिंग है कि वो उसमें फॉल करते भी हैं या नहीं. इट्स अ लीगल पॉइंट टू बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट. So it is not a very clear cut case कि ये इनके ऊपर अप्लाई करता है, because the act is silent who is person. Act is talking, define किया है member, who is member, that is defined, but who is a person that is not defined in the act. तो वो अभी debatable question है कि वो person किसको कह रहे हैं. ऐसा है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट में मेंबर की डेफिनेशन में इंडिविजुअल्स भी आते हैं, अदर सोसाइटीज भी आती हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज भी आती हैं, और अदर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हैं वो भी मेंबर बन सकती हैं. यहाँ पर सवाल ये है कि वो जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव होगी वो नॉमिनेट करेंगी वन ऑफ द मेंबर, वो वन ऑफ द जो भी अथॉरिटी होगी कि भाई इसको हम नॉमिनेट करते हैं, ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा वोट डालने के लिए और इसके लिए. तो हु इज द पर्सन, वेदर मेंबर इज द पर्सन और दैट सोसाइटी इज द पर्सन. सो दिस क्वेश्चन, और जहां तक सब अगर आप उसे पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि अगर उस सेक्शन को पूरा पढ़िए आप, आई डोंट हैव दैट सेक्शन, वो उस सेक्शन को शुरू से पढ़िए. उसमें लिखा है कि इफ द बोर्ड डिफॉल्ट्स देन नो पर्सन. तो अगर नो पर्सन में तो सारे आ गए फिर. तो दिस इज अ डिबेटेबल क्वेश्चन. Either a person is the word person means the society जिसको कि नॉमिनेट जो कर रहा है वो, या मेंबर की डिस्क्वालिफिकेशन ओनली इन सबसेक्शन 1 में दी हुई है. सबसेक्शन 2 पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं. इस बात से तो आप सहमत होंगी कि
जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दे आर अकाउंटेबल टू द मेंबर इटसेल्फ। इस बात से that is there। उसमें तो हम लोग देखिए, हम लोग तो कह रहे हैं सबको अकाउंटेबिलिटी सबकी है, सभी को करना पड़ेगा, वो तो अकाउंटेबिलिटी सबकी बनती है। उनकी ड्यूटी बनती है लेखा जोखा पिछले 5 साल का मेंबर के सामने रखते, एजीएम करवाते, और जो कोई प्रॉब्लम थी तो मेंबर के सामने उसको सॉल्व करने की कोशिश करते। बिल्कुल 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 करते, वो तो करना ही चाहिए। ये जो ट्रांसपेरेंसी की बात जो आप कर रहे हैं, दिस इज अ ट्रांसपेरेंसी। ये ट्रांसपेरेंट तो रहे नहीं ना, अगर आप हर चीज सबको बताते रहते तो सबको पता होता। यू आर डूइंग अमंग्स योरसेल्फ इन अ क्लोज्ड डोर, मतलब उसमें कर रहे थे, तो ये जो है ना, ये गलत था। ये इनको बताना चाहिए था कि हमने ये कर दिया है, ये कर दिया है, आप लोग आइए सजेशंस दीजिए। So they could have invited suggestions also. We are all lawyers and it is our society, our house. So ये है। देखिए प्रॉब्लम हम 2 कैटेगरीज में, आपने सोसाइटी के बारे में बात पूछी, वो हमने बता दी, और हम लोगों की जो हम लोग रेजिडेंट्स हैं जिनका ये प्रोजेक्ट अभी है, उनकी बात बता दी। 2 प्रॉब्लम यहाँ पे है, एक तो कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर जो हमारी है, वो रिपेयर का इशू है, और दूसरा इशू है हमारा जो पैसा वहाँ एक्सेस पड़ा है उनका वापस करना, जो इन्होंने रेजोल्यूशन पास कर रखा है बोर्ड में। बस ये 2 क्वेश्चन हम लोगों के 2 पॉइंट तो यहाँ पर हैं। और जहाँ तक सवाल सोसाइटी का है, यस दे आर अकाउंटेबल, दे हैव टू डिस्क्लोज द व्हाट इज द बैलेंस, आपको सारे अकाउंट्स करने चाहिए थे। अगर प्रीवियस ने प्रॉब्लम क्या थी, दैट ये हमारी नॉलेज में थोड़ा है कि जो प्रीवियस जो लोग थे, इससे पहले की जो, उन्होंने ही अकाउंट्स नहीं बनाए हुए थे, तो इनके पास ड्यूटी थी डबल। पहले इन्होंने उनके अकाउंट्स कंप्लीट कराए। बैलेंस शीट आपको पता है कैसे बनती है, पहले की अगर नहीं होगी तो वो ब्लैंक कैसे बनाएंगे, जो आगे बढ़ नहीं सकती। तो इसमें इनको ये प्रॉब्लम्स इनको फेस करनी पड़ी, इनको पुराने भी अकाउंट्स बनवाने पड़े। वो ऑडिट हुए, कुछ ऐसे हैं, एक पर्टिकुलर अकाउंट जो ऑडिट नहीं हुआ है, इन्होंने अकाउंट्स तो बनाए हैं, बट वो क्योंकि वो ऑडिट करा नहीं सकते, इनकी उसमें नहीं आता था, तो ऑडिट तो पुराने वाले कराते। सोसाइटी को लिटिगेशन फ्री कैसे किया जाए, कैसे बनाया जाए सोसाइटी को लिटिगेशन फ्री? देखिए सब लॉयर हैं, ये लिटिगेशन फ्री तो हो नहीं सकती। शब्द कम तो की जा सकती है, to some extent नहीं, वो देखिए उसमें बहुत बड़ा एक इशू है, क्योंकि हमारे मेंबर्स जो हैं वो SCBA बार के तो मेंबर हैं, और एक्चुअल कितने SCBA के, मतलब सुप्रीम कोर्ट के हैं, दैट्स एन इशू, एंड मेजॉरिटी ऑफ देम आर नॉट, आई थिंक, फ्रॉम द SCBA। तो जो वो थोड़ा सा एक इशू है उसमें, और मतलब वो रहेगा, वो आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो देखिए लॉयर्स में हमेशा होता है। हाँ, अगर ट्रांसपेरेंसी रहेगी, इस बात से आप एग्री करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की इस समय जरूरत है अंडर द सर्कमस्टेंसेस। हाँ, स्ट्रॉन्ग तो होने, देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो हमेशा ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जो भी आते हैं, जो देखिए स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, स्ट्रॉन्ग का तो देखिए जो भी इलेक्टेड बॉडी आती है, हमारा मानना ये है कि जो भी इलेक्टेड बॉडी आती है वो अकाउंटेबल है, जो भी जीत कर आया है, जिसको लोगों ने वोट दिया है, तो उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी चाहिए अच्छी तरह से। सो दैट इज as per bylaws, as per law, not only bylaws but law also. So वो 2 चीजें तो हैं, क्योंकि आज आप कोर्ट में मौजूद भी थे तो आपको पता है, तो इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि लॉ क्या होता है। मैं यही चाहूंगा, यू आर द बेस्ट पर्सन, आज कोर्ट के अंदर क्या हुआ और किस प्रकार एप्लीकेशन डिसमिस हुई है, और आगे कोर्ट ने क्या रास्ता दिखाया, थोड़ा सा प्लीज बताइए मेंबर। देखिए हम लोगों का इलेक्शन जो था, ये एक हमारे यहाँ मेंबर हैं मिस साधना संधू, उन्होंने एक पिटीशन फाइल करी थी। उनका क्या है ना, उन्होंने भी वही एलिगेशन लगाए थे कि इन्होंने ये मल्टी स्टेट ये नहीं किया, वो नहीं किया, 5 साल हो गए। उनका बेसिक क्वेश्चन था कि 5 साल हो गए हैं, इलेक्शन नहीं हुए हैं, तो इलेक्शन कराइए। उस पर कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया और 5 साल का उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि भाई अब ये हो गए तो नया फ्रेश इलेक्शन हो। हुआ क्या कि उन्होंने फाइल करी थी अप्रैल में, अराउंड मिड ऑफ अप्रैल, अगस्त में 3 अगस्त को ये अमेंड हो गया था हमारा एक्ट। इसमें एक प्रोविजन आ गया था कि सेंट्रल इलेक्शन कमेटी आएगी और वो ही इलेक्शन कराएगी जितने भी मल्टी स्टेट आप पूरे इंडिया में रजिस्टर्ड हैं उन सब की। तो वो अथॉरिटी बनी नहीं थी,
तो कोर्ट का डायरेक्शन आया कि 1 महीने में या तो अथॉरिटी बन जाए तो अथॉरिटी कराए, और अगर अथॉरिटी नहीं कराएगी तो 1 महीने में अगर ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है तो ये जो है ये इलेक्शन हमारे जस्टिस ढींगरा जो रिटायर्ड जज है हमारे हाई कोर्ट के, वो करवाएंगे। इन लोगों ने इमीडिएटली मिनिस्ट्री ने जल्दी जल्दी काम करके उसमें ये ऑर्डर पास हुआ था 3 नवंबर को। 20 नवंबर को हमारी कमेटी वो बन गई, चीफ जो हमारी जो इलेक्शन का वो है वो बन गया। उसके बाद उन्होंने नॉमिनेट कर दिया हमारा आरओ को, नोटिफिकेशन किया और आरओ हमारा अपॉइंट कर दिया। अब आरओ ने इलेक्शन शेड्यूल निकाल दिया। इलेक्शन शेड्यूल में 15 लोगों के लिए कर दिया कि 15 लोग इलेक्शन लड़ेंगे। उस पर थोड़ा डिस्प्यूट्स होते रहे। उसमें जब लोगों ने नॉमिनेशन भर दिए तो कुछ लोगों का था कि पैसे ज़्यादा हैं, उन्होंने 10,000 हमारे यहाँ पहले लिए जाते थे तो पहले उन्होंने 25,000 कर दिया कि आप जो है इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए उन्होंने फीस। आपने समझते हैं कितना ज्यादा अमाउंट है ऐसे इतनी आपका टू सम एक्सटेंट ही इज राइट आल्सो, मतलब टू ज्यादा अमाउंट तो है बट टू सम एक्सटेंट इट इज राइट, बिकॉज उनका जो लॉजिक है वो ये है कि आप 5 साल के लिए आ रहे हैं तो 5,000 a year is not a big amount. So that's the stand taken by them and that they are the who can decide. तो आरओ को आप इस बात पे तो आप क्या कह सकते हैं। और इलेक्शन इतने बड़े स्केल पे जैसे हमारे यहाँ हो रहा है तो खर्चा तो होगा ना, तो वो खर्चा भी तो इन्हीं से निकलेगा। तो अगर अब इतने लोगों ने पैसा दिया है तो वो खैर उस पर इतना हमारा इशू नहीं है, वो अपॉइंट हो गए। उसके बाद सारे झगड़े चलते रहे, कुछ लोगों ने कुछ ऑब्जेक्शंस कुछ मेंबर्स के अगेंस्ट लगाए, वो सब डिसाइड होता रहा। मीनवाइल 11 मतलब ये इलेक्शन होना था 15 तारीख को, 15 दिसंबर को होना था। तो 11 दिसंबर को एक इंसिडेंट हुआ जिसमें मतलब अनटुवर्ड सा इंसिडेंट बोलेंगे वो हुआ, उसके कारण जो है वो डिस्टर्ब हो गया। और इसमें एक और प्रॉब्लम ये आई कि हमारे यहाँ इन्होंने वो नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने ऑब्जेक्शन किया कि हाँ इनको कि हम स्पेस प्रोवाइड नहीं किया, और इन्होंने रिक्वेस्ट करी थी, राइटिंग में रिक्वेस्ट थी। उसके बाद एक तो उसमें उन्होंने वो स्पेस प्रोवाइड नहीं करी थी, उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया और कुछ ऐसा रहा। तो अब क्या पोजीशन हुई है कि उसकी तो खैर आगे रिपरकशन है कि हमने कुछ करने में आज का जो कोर्ट का आज क्या हुआ कि इसके बाद क्या हुआ, जब वो नोटिफिकेशन हुआ तो उसमें इशू ये था कि 2 लेडीज की सीट होती हैं और एक SC/ST की सीट होती है, रिजर्व सीट है। तो 15 में वो भी होनी चाहिए थी 3 सीट्स। उस पर इशू आया तो उन्होंने वो हमने चैलेंज किया रिट पिटीशन में। आई फाइल्ड रिट पिटीशन एंड चैलेंज दैट कि भाई इन्होंने नोटिफिकेशन जो दिया है ये गलत है, इनको नया नोटिफिकेशन। फिर उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया कि 2 लेडीज की सीट, मतलब हमने चैलेंज तब किया था जब उन्होंने 2 लेडीज की सीट निकाल दी थी और 2 क्या कहते हैं एक SC/ST के लिए निकाल दिया था, बट दैट नोटिफिकेशन वाज ओनली फॉर दोस 3 सीट्स, बाकियों के लिए कुछ नहीं कहा। और उन्होंने कहा जो लेडीज पहले अप्लाई करी है वो इसमें चाहे तो इस कैटेगरी में आ जाए, चाहे वो जनरल में लड़े, वो दैट इज देयर चॉइस, बट नॉट टू ऑल। फिर कॉम्पोजिट नोटिफिकेशन हम लोगों ने कहा कि कॉम्पोजिट नोटिफिकेशन होता है, पार्ट नोटिफिकेशन नहीं होता। तो कोर्ट एग्रीड और उन्होंने ये भी माना कि जो बाकी के लोग हैं दिस इज डिस्क्रिमिनेटरी टू देम। आप लेडीज को तो कह रहे हो आप विड्रॉ करना चाहो या कैटेगरी चेंज कर लो, बाकी लोगों को क्यों नहीं कह रहे हो? तो कोर्ट ने ये अलाउ किया कि नया कॉम्पोजिट नोटिफिकेशन निकाला जाए, वो नोटिफिकेशन था। अब इसमें जो पिछला नोटिफिकेशन आया था जिसमें वो 2 लेडीज की सीट थी, उसमें उन्होंने वेन्यू किया था हनुमान रोड, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उनको प्रोमाइसेस नहीं दी गई थी और उसमें ये कहा गया था कि अगर आप यहाँ करोगे तो कुछ मारपिटाई हो सकती है, ये वाला होता। तो उन्होंने वो एप्लीकेशन वो उन्होंने वेन्यू वहां सेट कर दिया। ये हम नेवर चैलेंज, ओनली कॉम्पोजिट नोटिफिकेशन वाज चैलेंज। हाँ, तो वही चैलेंज। Venue was not challenged. Venue was not in question. Nobody argued. Nobody pressed that. Because I was the petitioner, so it was my petition. तो कोई किसी ने चैलेंज नहीं किया। इसमें इंटरवेंशन भी थी शायद किसी की, but nobody has challenged.
एंड ऑन द कॉन्ट्ररी एवरीबडी सपोर्टेड कि कॉम्पोजिट नोटिफिकेशन आना चाहिए। वो नोटिफिकेशन कोर्ट ने अलाउ करी रेट एंड देन उन्होंने कहा 1 हफ्ते का टाइम दिया कि आप 1 हफ्ते में ले आइए। वो 1 हफ्ते से पहले 28 दिसंबर को वो नोटिफिकेशन आ गया। अब क्या हुआ, इन्होंने 12 तक परसों इन्होंने शर्त हुई है कि एप्लीकेशन कुछ 8-10 मेंबर्स ने जो हैं, सारों ने नहीं लगाई है, 10 लोगों ने शायद लगाई है, 10 जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने लगाई है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम आपको बताएं, ये सिर्फ कैंडिडेट्स लगा रहे हैं। नन ऑफ द वोटर हैज फाइल्ड और सेड कि भाई आप वेन्यू क्यों चेंज किया गया है, किसी वोटर ने नहीं कहा है। ओनली yes they are also voter, the candidates are also voter, but they are only because वो चाहते हैं कि वहाँ, क्योंकि उनको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में वो ज्यादा अपनी मनमानी कर लेंगे बनस्पत की उनके एरिया में जाकर। अच्छा देखिए होता, जब जो क्वेश्चन है, अच्छा होता अगर SCA अल्टीमेटली IL लगाती तो अच्छा होता। नहीं SCBA IL लगा तो SCBA का पुराना कंडक्ट क्या होगा, वो कैसे उसको कैसे डिपेंड करेंगे? पेरेंट्स बॉडी, नो पेरेंट बॉडी कैसे हो गई? अच्छा, ये पेरेंट बॉडी नहीं है। बात ये है, एक बात बताइए, वो लगाएंगे, पहला कंडक्ट तो उन्हीं का है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे लिखा है कि यहाँ इलेक्शन ना होने दिया जाए, उससे कैसे बाहर निकलेंगे? नाउ दे हैव टू राइट टू द सुप्रीम कोर्ट कि वी आर विथड्रॉइंग द लेटर। देयर इज अ कन्फ्रंटेशन, नो डाउट, देयर इज अ यस, दे हैव टू राइट टू द सुप्रीम कोर्ट बिकॉज़ नाउ द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ SCB, सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल ऑफ सुप्रीम कोर्ट। Because that letter was written by Mr. आदिश अग्रवाल, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने लिखा है अपने उनको सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को। तो अगर आप सेक्रेटरी जनरल से कह रहे हो कि इलेक्शन नहीं होने दिया जाए, इस डेट को भी नहीं और कभी भी ना होने दिया जाए, इसके बाद भी ना होने दिया जाए, तो जब तक आप वो विड्रॉ नहीं करेंगे तब आप बताइए कैसे करेंगे? तो ये तो उनको विड्रॉ। आज जो आदिश अग्रवाल जी का स्टैंड क्या रहा? अब वो जो 10 लोगों ने एप्लीकेशन लगाई थी, ही वाज आर्ग्यूइंग ऑन देयर बिहाफ। तो उन्होंने हमारे 3 ऑब्जेक्शन थे कि एक तो ये डिस्पोज्ड ऑफ रिट पिटीशन में दे आर सीकिंग इम्प्लीडमेंट। देखिए इसमें भी और बड़ा टेक्निकल था, जब उनको लगवानी थी एप्लीकेशन, रजिस्ट्री ने एक ऑब्जेक्शन लगाया कि आप प्रेयर टू उसमें से डिलीट कर दीजिए। दे हैव गिवन एन नोटिंग कि वी आर नॉट, वी विल इट बी ट्रीटेड नॉट प्रेस्ड, हाँ इट विल बी ट्रीटेड एज नॉट प्रेस्ड, ये लिख दिया। एंड कोर्ट में आते ही वो उसको प्रेस करने लगे। माने ये लॉयर्स का कंडक्ट, आई एम टेलिंग यू द कंडक्ट ऑफ द लॉयर्स, दिस इज द कंडक्ट। तो ये अभी कोर्ट्स नहीं जा रही हैं इसमें, बट अगर जिस दिन जाना शुरू कर देंगे, वैसे आजकल सुप्रीम कोर्ट बहुत सही से कर रही है। कल ही एक तो 25 लाख की कॉस्ट लगी है एक यंग लॉयर पे, उसको बोला है कि अगर आपने माफी नहीं मांगी टेंडर तो 6 महीने के लिए आप जेल जाएंगे। सेम चीज हमारे यहाँ हाईकोर्ट कर रही है। उन्होंने कहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने एक वकील को जेल में भिजवा दिया है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन्होंने वो एप्लीकेशन पे ये दिस वाज माय ऑब्जेक्शन एंड आई आर्ग्यूड, और हमने कहा कि इनका कंडक्ट ये था, इन्होंने पिछले आरओ को मारपीट कर, मतलब डरा धमका के बाहर निकाला, और उन्होंने कहा कि ऐसा लेटर लिख के दिया कि भाई यहाँ पर कोई भी फिजिकल असॉल्ट हो सकती है। तो अब आप बताइए, कोई फिजिकल असॉल्ट कराने के लिए कोई गवर्नमेंट ऑफिसर क्यों होएगा? They are performing their duty. That is the duty. Law has given them this duty. They are performing the duty under the Act, and as per the direction of the Supreme High Court. Why they will do this? तो ये जो यहाँ मसला ये उठ गया था, तो ये हमने जब आर्ग्यू किया तो कोर्ट वाज विद मी, और कोर्ट ने जब कोर्ट डिसमिस करने लगी एप्लीकेशन, तो फिर हाँ आदिश जी का आपने पूछा, तो आदिश जी ने आर्ग्यू किया कि नहीं ये तो मैंने इसलिए लिखा था कि भाई इलीगल है इलेक्शन और ये वो। तो हमने यही आर्ग्यू किया था कि भाई इलीगल है, तो अगर ये लेटर उन्होंने लिखा है कि दिस इलेक्शन इज इलीगल एंड सुप्रीम कोर्ट शुड नॉट परमिट दिस टू बी हेल्ड इन द हाई कोर्ट इन द प्रीमाइसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो एक बात बताइए, इलीगल है, हम मानते हैं अगर वो चीज इलीगल भी है, तो क्या कोई लॉयर ये कह सकता है कि इलीगल है इसलिए ऐसा मत करो? मतलब वो डायरेक्शन इशू कर सकता है? अगर if any officer has done any illegal act, then what is the provision? What we have to do? We have to approach a court only ना। ये थोड़ी है कि सुमो मोटो हम सारी यूजर्व कर ले पावर्स और कहें कि जी आपका एक्शन इलीगल है इसलिए आप बाहर निकलिए। What sort of practice this is? I don't know। मतलब लॉयर्स ये तो कह सकते हैं कि देखिए ये इलीगल एक्ट है,
लेकिन इलीगल एक्ट है, बट आप इसके लिए अप्रोच करिए कोर्ट। वी आर ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, ठीक है। हमारी ये ड्यूटी बनती है, हम बताएं भाई कोर्ट किस लिए है, कोर्ट को काम क्या करना है। कोर्ट्स तो डिसाइड करेगी ना कौन सी चीज सही है और गलत है। ये अगर हम ही डिसाइड करने लग गए हैं तो कोर्ट्स का काम हमने ले लिया, तो कोर्ट्स की जरूरत नहीं रहेगी। ये बताइए। तो ये एक पॉइंट है जिस पर हमने आर्ग्यू किया था, उस पे आदिश जी ने काफी आर्ग्यूमेंट की कि मैंने तो इसलिए किया था, वो किया था। बाकी वो मेरिट पे तो पिटीशन पे ज्यादा रहे नहीं। वो कहना चाह रहे थे कि जिस सारे उसने जो है जितने भी कंटेस्टिंग मेंबर्स हैं, जितने कंटेस्टेंट हैं, वो सब की तरफ से ये पिटीशन एप्लीकेशन है। तो देन आई मतलब हमने उनको बोला था कि भाई आप यू मेक अ स्टेटमेंट एट बार। अगर वो स्टेटमेंट आ जाएगा तो पता लग जाएगा, क्योंकि आई न्यू कि कईयों ने नहीं किया तो 340 आ जाती है ना। तो वो दैट इज व्हाई हमने कहा कि भाई आप ये बोलिए, फिर सब एट बार स्टेटमेंट दीजिए। पर वो फिर स्टेटमेंट तो नहीं आया। लेकिन ये सब कहानी हुई और उसमें फिर आदिश जी को कोर्ट ने पूछा कि देखिए आप अपीयर हुए थे, आपके प्रेजेंस में ऑर्डर पास हुआ था, जो रिट में पास हुआ था, उसका पैराग्राफ आपने पढ़ाया ऑर्डर का 7 नंबर कि भाई इसमें आप देखिए वेन्यू उस समय लिखा है, पर आपने कभी चैलेंज नहीं किया। वंस यू हैव नॉट चैलेंज दैट, सो नाउ दिस एप्लीकेशन एंड दैट टू इन दिस रिट पिटीशन व्हिच आई हैव ऑब्जेक्टेड कि सर ये जो है कॉज ऑफ एक्शन ही सेपरेट है, इसमें हो ही नहीं सकती है। तो कोर्ट वाज विद मी और कोर्ट ने ये कहा और उन्होंने वो पिटीशन डिसमिस करने लगे व्हेन द कोर्ट वाज डिक्टेटिंग द ऑर्डर। उस समय फिर मेंबर्स ने जो एप्लीकेंट्स थे उन्होंने कहा कि सर हमें विद लिबर्टी हमें जो है विड्रॉ करने की परमिशन, फ्रेश पिटीशन डालने, हाँ जो करें मतलब विद लिबर्टी के वी आर विड्रॉइंग एंड वी विल टेक अ लीगल रिकोर्स व्हाटएवर इज देयर, so they'll take. So that on that note the petition was dismissed. So but they were 30 or 40 persons. I was alone. अब आप क्या अब आप एक मुझे बताइएगा, आप एक स्ट्रॉन्ग मैसेज क्या देना चाहेंगे आने वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को? जी हम तो ये चाहेंगे जो भी स्ट्रॉन्ग है कि जो भी जीत कर आए वो ईमानदारी से अपना काम करें और एज पर लॉ करें। देखिए कोई बायसेस नहीं होनी चाहिए किसी की भी कि मैं इनकी फेवर से जीत कर आया हूँ या उनकी। ऐसा है कि कुछ फेवर हम लोग भी होते हैं, हम सबके फ्रेंड्स हैं, हम लोग भी अपने फ्रेंड्स को फेवर करते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम उनसे जो हम चाहें वो करवाएं। उनको वो करना चाहिए ना, उन्हें हमारी सुननी चाहिए। उनको वो करना चाहिए जो एज पर लॉ ठीक हो। अगर हम लोग गलत हैं तो उनको हमारा भी फेवर नहीं करना चाहिए। आपने आपने समझते आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए था? किस लिए? नहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का नहीं वो दैट इज नॉट माय कप ऑफ टी, तो हम तो बाहर ही ठीक है। नहीं वो नहीं हो सकता। So nice of you. और भी anything else you wanted to say, you can say anything. नहीं बस हम तो यही चाहते हैं। देखिए हम लोगों का तो लिमिटेड सा क्वेश्चन अब इसमें इंटरेस्ट रह गया है एससी मल्टी स्ट्रीट में। हमारी जो रिपेयर हो रही है वो ढंग से हो जाए और आई थिंक हमारे जो मुरलीधर जी हैं जो रिटायर्ड जज, वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और वो अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन ले रहे हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी इफ ही इज नॉट बायस। मतलब लोग जा रहे हैं उनको बायस करने के लिए, बट वो आई थिंक ही इज टेकिंग हिज स्टैंड एंड ही इज डूइंग द राइट। और उन्होंने वो स्टैंड लिया है एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि वो ऐसा स्टैंड लिए हैं। उन्होंने यहाँ पर श्री राम एजेंसीज को अपॉइंट करवा दिया है जो हमारा इलेक्शन वो करेगी, मतलब यहाँ पे टेस्टिंग करेगी। और बाकी ये कि जो पैसा वापस आना है वो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा चाहते हैं कि पैसे वापस आ जाएं। कुछ मेंबर्स हमारे इंटरेस्टेड हैं कि ये पैसे जो हैं हमारे STOA में आ जाएं। और STOA में इससे पहले भी 1 करोड़ रुपए आया था जिसका हिसाब आज तक हमारी STOA ने मल्टी स्टेट को कभी नहीं प्रोवाइड किया। ठीक है, क्योंकि जब आपने किसी से बोरो किया है पैसा तो उसको जवाब तो आपको देना पड़ेगा ना, वो अकाउंट में। आप इंटरेस्ट लेने की बात तो करते हैं, कुछ लोगों से इंटरेस्ट भी चार्ज किया है, लेकिन जो मेंबर का पैसा पड़ा उसके लिए मूल भी देना पसंद नहीं कर रहे आप लोग। प्याज की तो बात नहीं, वो देखिए वो तो पैसा उनको देना पड़ेगा और उसके लिए ऑलरेडी रिट पिटिशंस फाइल्ड हैं। आई आल्सो फाइल्ड वन रिट पिटिशन एंड दे हैव आल्सो एडमिटेड दैट काउंटर इज देयर एंड दे हैव एडमिटेड दैट दे विल पे।
तो वो पैसा तो आना है। 9 मकान हैं जो नहीं बिके हैं, वो बेच के उसका पैसा भी, क्योंकि वो भी हम लोगों के पैसों से बने हैं। आप बताइए कि 55-54 लाख का हमें मकान दिया है, 9 मकान 54 लाख के तो पड़े ही हैं, और आज का मार्केट रेट पे बेचेंगे तो 1 करोड़ के करीब वो मकान जाएगा, तो वो 9 करोड़ रुपए भी हमारे आने ना। और बाकी जो इनके पास 6-7 करोड़ रुपया पड़ा है वो है। देखिए, कुछ मेंबर्स की जो मेंबरशिप फी है और जो इंटरेस्ट उन्होंने चार्ज किया है, या उनको बैंक अकाउंट में अपने जो उसमें इंटरेस्ट मिला है वो उनका है, वो सोसाइटी उसी से रन करेगी, उससे उसको वी आर नॉट क्लेमिंग दैट। बट जो हमसे पैसा लिया है, आपने इंडिविजुअल से पैसा लिया है और इंडिविजुअल को वापस करेंगे। ये नहीं होगा कि आप उसको कहेंगे हम इसमें लगा रहे हैं, हम लोग उसके लिए एग्री नहीं कर रहे, और जो एग्री कर रहा है उसका ले लो ना, बाकी लोग जो नहीं एग्री कर रहे उनको वापस करो। इट इज वेरी सिंपल। मुझे मौका तो यहाँ पर बेसिकली जो चीज है, हम आपको जो बताना चाह रहे हैं, कुछ मेंबर्स जो आना चाह रहे हैं इसमें, यानी जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनकी बात बता रहे हैं। उनका वेस्टेड इंटरेस्ट सिर्फ इतना ही है कि वो चाहते हैं कि ये पैसा SCBS वहां से निकल के STAOA में आ जाए। जैसे पिछली बार पैसा अपनी मर्जी से खर्च कर लिया था, हम यहाँ भी लाके उस पैसे को अपनी मर्जी से खर्च करें। मेंबर्स रोते हैं तो रोते हैं। सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। इन सब चीजों से बचाने की जरूरत है। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। एवरीबडी वांट्स मनी, और बहुत सारे मेंबर्स हमारे, कम से कम भी 100 से ज्यादा मेंबर्स जिनके मकान लोन पे हैं। जी जी। आप बताइए, वो लोन पे कर रहे हैं, आप पैसा रख के बैठे। भाई, आपने उनका पैसा रोक रखा है, जो क्यों रोक रखा है? आप पैसे क्यों नहीं दे देते है ना? तो ये 2-3 चीजें हैं। उसके भी उनके पास आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। कुछ हमारे एक पर्टिकुलर मेंबर है, वो बोलते हैं भिख मांगे हैं, जो पैसे वापस मांग रहे हैं। उन्होंने उस दिन ये कमेंट किया वहां पे कोर्ट में। अब उनसे पूछिए, भाई आप भिख मांगे हो, आज क्या आप कर रहे थे? तो ये तो बहुत अजीब से लोग हैं यहाँ। इसको तो आप ये फंड्स के अंदर, फंड्स के साथ हेरा फेरी भी तो कह सकते हैं आप लोग, जो है इसको फंड्स का हेरा फेरी कह सकते हैं, चीटिंग भी तो कह सकते हैं मेंबर के साथ, जो है किसी चीज को इस बाबत। देखिए, अगर ये यहाँ से भी नहीं होगा तो फिर इसके लिए लोग कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे, देन दे हैव टू पे द कॉम्पेंसेशन आल्सो, बिकॉज़ बढ़ेगी ना, अल्टीमेटली लिटिगेशन तो बढ़ेगी। लिटिगेशन तो वो बढ़ा रहे हैं। देखिए, लिटिगेशन तो बढ़ेगी और बढ़ेगी ही, क्योंकि वो कोई भी आदमी इसको सॉल्व नहीं करना, जो आता है वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट से आता है। आज की तारीख में भी जितने मेंबर आना चाह रहे हैं, एक्सेप्ट फ्यू, बारिंग फ्यू के हम कहेंगे, मतलब मोस्ट ऑफ देम, तो क्यों आना चाहते हैं? भाई, आप मतलब हमें नहीं पता कि क्यों आना चाहते हैं। आई एम नॉट कि क्यों आना चाहते हैं। कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट तो है ना उनके, कोई ना कोई एजेंडा लेके तो आ रहे हैं ना। वो एजेंडा पब्लिक के लिए कुछ और है, अपने लिए कुछ और है। भाई देखिए, एक बोलने के लिए एजेंडा होता है और एक अपना एजेंडा होता है, तो आपका कोई ना कोई एजेंडा तो है। देखिए, कुछ लोगों का हो सकता है ये हो कि 5 साल तक हम पावर में रहते हैं, हम SCBA का इलेक्शन लड़ते हैं, तो हम 1 ही साल के लिए होते हैं। यहाँ हम लड़ेंगे 5 साल के लिए रहेंगे, तो हमारी जो पावर है वो 5 साल कंटिन्यू कर रही है। हमारे पास एक पोस्ट जो है 5 साल की, किसी का ये होगा, किसी का कुछ और होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। 5 साल तक पावर का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन उस पावर के अंदर लोगों को आउटपुट तो बाहर निकाल लेके आइए ना। आउटपुट क्या है? क्वेश्चन ये है, आप क्या नए प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना चाह रहे हैं? ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं, क्या उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं? भाई, नए प्रोजेक्ट के लिए तो नया प्रोजेक्ट तो लाने के लिए सब कुछ लोग बड़े उत्सुक हैं और लाना भी चाहते हैं, और इवन जो आउटगोइंग है, इन्होंने भी बड़ी कोशिश करी प्रोजेक्ट लाने की। ऐसा नहीं है, आई नो कि उन्होंने भी प्रोजेक्ट लाने की, लैंड डील करने की, लैंड खरीदने की रिक्वायरमेंट की, उन्होंने रिट भी फाइल करी थी इसके लिए कि हमें DDA जो है अलॉट करे लैंड, वो भी किया था उन्होंने, लेकिन उसमें कोई सक्सेस तो मिली नहीं। अब ये वाले आ रहे हैं, ये भी चाहेंगे, नया प्रोजेक्ट आता है, नया बिल्डर आता है, नई नई बातें होती हैं, वो कुछ अनस्पोकन है, तो वो बोलने की जरूरत हमें भी नहीं है और आपको भी। मुझे मौका मिला लोहड़ी वाले दिन यहाँ पे विजिट करने का। मैंने देखा, थोड़ी मैंने एक चीज को देखने, रियली बहुत कंडीशन खराब है, सड़कों की कंडीशन खराब है, फ्लैट की कंडीशन खराब, किस प्रकार सबसे लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अरे ये तो आपने बाहर से देखा ना, आपने बेसमेंट नहीं देखी। ऐसा है, बेसमेंट है हमारे यहाँ, पूरी सारी बिल्डिंग्स के नीचे, पूरी नीचे बेसमेंट के ऊपर खड़ी है हमारी बिल्डिंग, नीचे पूरी बेसमेंट है। नीचे बेसमेंट्स की हालत ये है कि सारे पिलर्स पे पानी 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 है। तो आई डोंट थिंक कि वहाँ का जो पिलर के अंदर जो आयरन बार्स हैं उसमें रस्टिंग नहीं होगी। तो वो सारे पिलर्स की हालत ये है, हम लोग तो ऐसे बॉम्बशेल पे बैठे हैं कि पता नहीं कब बिल्डिंग कोलैप्स कर जाए, और अभी उसके बाद भी हम लोग लड़ रहे हैं। हम
टावर नंबर 4 में रहते हैं। टावर 4 में आज से 3 साल पहले करीब एक फ्लोर की मतलब कॉमन एरिया की छत जो थी वो नीचे गिर गई, लिफ्ट के सामने की। हम नीचे देखने गए, हमने देखा बहुत बड़ा चंक था, करीब 4 फुट का जो ना सीमेंट गिर गया था। तो देन व्हेन आई वेंट देयर, हमने देखा कि वहां पर जो आयरन बार्स थी वो थी ही नहीं, जो फ्लोर के अंदर होती है वो बार्स थी नहीं। तो उसके बाद उन्होंने हाँ, नहीं सरिया जो था वो गल चुका था, मैंने गिर गया सारा। तो वो अब जो ऊपर का फ्लोर है वो सिर्फ मतलब ऐसे सीमेंट ही रखा हुआ था, यानी कि वो कंक्रीट जो टिकी हुई थी अपने आप पे टिकी हुई थी, कोई कूदेगा तो टूट जाएगी। तो उन्होंने उसको इधर उधर दोनों तरफ दीवारों में आरडब्ल्यूए ने इन इशू को बड़ा स्ट्रांगली क्यों नहीं उठाया? आरडब्ल्यूए में भी वही हाल है, जो अपनी जो आरडब्ल्यूए में भी यही हाल है। हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन क्या आरडब्ल्यूए की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं या नहीं? नहीं, आरडब्ल्यूए का भी यही हाल है। हमारे यहाँ 3 1 2 3 4 आरडब्ल्यूए करीब आ चुकी हैं, समझिए। नमस्कार, मैं एडवोकेट बीके आनंद आपके लिए और भी ऐसे अच्छे कंटेंट और न्यूज़ लाता रहूँगा। हमसे बने रहने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, फॉलो करना ना भूलें।